हेलो स्टूडेंट, तो मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू चैप्टर 12 क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो एनी लिविंग सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड बाय, कोई भी सजीव प्राणी उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? नॉन लिविंग सिस्टम, निर्जीव वस्तु के द्वारा। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, लिपिड्स, एंजाइम्स etc आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जितना भी ये सब हमारे तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स निर्जीव हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, ये सब में जान नहीं होने होते हैं क्योंकि ये निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग सिस्टम। और इसी से मिल के जो हम बनते हैं या सजीव प्राणी बनते हैं, जो हमारा शरीर बनता है, इसी मतलब कि निर्जीव वस्तु से मिल के हमारा शरीर बनता है, यानी कि कोई भी सजीव वस्तु बनता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन होता है द बायोमोलिक्यूल्स विच कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसा बायोमोलिक्यूल्स जो कंटेनिंग यानी कि रखता है क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों को रखता है। एंड विच आर रिप्रेजेंटेड एज, जो कि दर्शाया जा सकता है किसके द्वारा? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कि संख्याओं के आधार पर, कार्बन की संख्याओं के आधार पर, या किसी भी मतलब तत्व के। जैसे कि यहाँ CX है, H2O Y है, यहाँ X कोई भी नंबर हो सकता है और Y कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे Y जो दिख रहा है आपको, वो ऑक्सीजन जितना रहेगा, जितना एलिमेंट ऑक्सीजन करेगा वहाँ ये पुट होगा। ठीक है, Y की जगह यहाँ पे मैं दर्शा दिया हूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम Y बराबर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कोल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये डेफिनेशन हमें संतुष्ट नहीं करता है, आगे हम जानेंगे कौन सा डेफिनेशन सही है। ये एक गलत डेफिनेशन है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट पर लागू नहीं होता है। कुछ दूर जाकर ही ये अपवाद हो जाता है, यानी कि फेल कर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट का ये सही डेफिनेशन नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो ये डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन गलत है। इसके कंक्लूजन करके और निकाला गया जो वो सही है, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। देखते हैं कैसे गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ कॉल्ड सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को किस नाम से भी जाना जाता है? सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड्स याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का तो नाम आप सुने होंगे, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं X के जगह पे 6 कार्बन है और H2O 6 कार्बन, यानी कि ये डबल हो जाएगा 12। और ऑक्सीजन कितना? 6। तो ये फॉर्मूला किसका किसका है? ग्लूकोज का भी है, फ्रुक्टोज का भी है, गलेक्टोज का भी है। ये तीनों पे आधारित है, लेकिन क्या डिफरेंट है? ये तीनों में इसका स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं आइसो, नियो, नॉर्मल चेन, ये सब पढ़ते हैं तो फॉर्मूला तो सेम रहता है, मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बन जाता है। इसी तरह यहाँ भी है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह आधारित होता है। यहाँ CX के जगह हम 6 पुट कर दिए, H2O O का कितना है? तो 6 हम पुट कर दिए। ठीक है, तो इसका 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6O6 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये इस पर आधारित है। देख सकते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, C12H22O11। तो यहाँ पे O11, 11 यानी कि ऑक्सीजन का जो आइटम है, कितना एटम है वो है। तो यहाँ पे कार्बन X की जगह में 12 पुट कर देंगे और 11 दूनी 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन की जगह में क्या हो जाएगा हमारा? 11। तो 11 ये हो जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 12 का 12 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल बन के आ जाएगा C12H20O11। तो ये हमारा किसका किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह जिस तरह इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसी तरह ये तीनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो अभी बात बोलें कि ये जो हमारा डेफिनेशन है वो गलत साबित होगा, उसके लिए एक एग्जांपल है। देर आर सम कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन के बेस्ट पर नहीं आधारित हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रेमनोज है, जो इसका फॉर्मूला है C6H12O5। ये क्या है? इथिन क्या बोलते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं पालन करता है, इसलिए ये फार्मूला मतलब कि डेफिनेशन एक जगह गलत हो जाता है। फिर इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि कार्बोहाइड्रोजन को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इथेनोइक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड है C2 और 2H4 हो जाएगा और 2। ये क्या है, एसिड है, लेकिन ये किस पे आधारित हो जा रहा है, तो हमारा डेफिनेशन जो हम हाइड्रोकार्बन पर, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, इस वजह से वो जो डेफिनेशन है वो गलत है। और इसके लिए एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन गलत है, इसके लिए और डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, जो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज, ये हमारा सही है, ठीक है, वो गलत डेफिनेशन था, उसको कंक्लूजन करके ये निकाला गया दूसरा। द कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया जा सकता है किस पे, द ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली यानी कि ऑप्टिक जहाँ आएगा वहाँ लाइट है, ऑप्टिकली एक्टिव, इसके मतलब हम आगे समझाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप रहना चाहिए, और कौन, एल्डिहाइड, और कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। पोली यानी कि दो से ज़्यादा, ठीक है, एक या दो से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, दो से ज़्यादा रहना चाहिए हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एल्डिहाइड भी होना चाहिए, और क्या, कीटोन भी होना चाहिए, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा डेफिनेशन सही है, ये देख सकते हैं कि इस पर सब अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज। सबसे पहले हम कार्बन कितना है, 6, तो वर्टिकल के रूप में हम ले लेते हैं कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले लगा देना है हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप, सबसे पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना, OCHO एल्डिहाइड, ठीक है। और फिर HOH, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ तीसरा नंबर पे उल्टा लगाना, OH और H, बाकी हर जगह पे राइट साइड OH और लेफ्ट साइड H। सिर्फ तीसरा नंबर पे याद रखना है कि लेफ्ट साइड हमको लगाना OH और राइट साइड H, और लास्ट में लगाना है हमको CH2OH। तो हम देख सकते हैं कि कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 2 3 4, यानी कि 2 से ज़्यादा, ये पालन हो गया। और क्या बोला, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है CHO, तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ये भी ठीक हो गया। और कीटोन, कीटोन आगे होता है, इसमें होता है, ठीक है, यानी कि दूसरा फ्रुक्टोज में होता है कीटोन, ठीक है, ग्लूकोज में नहीं होता है। ये तो हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन बोला है, एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन, ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट कहला जाएगा, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, पोली यानी कि 2 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रह गया यहाँ पे, कीटोन आगे होगा, इसमें नहीं है। इसमें बोला और यानी कि या एल्डिहाइड या तो कीटोन रहना चाहिए, उसी को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा NCERT बुक में इस तरह हमारा स्ट्रक्चर रहता है कि जहाँ जहाँ क्रॉस रहता है वहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5, और एक यहाँ पे लास्ट। तो यहाँ पे OH राइट साइड क्या बोले थे कि OH लगा देना है। और तीसरा नंबर पे ध्यान रखना है कि तीसरा नंबर पे हमको लेफ्ट साइड OH लगाना और राइट साइड H, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है। तो कायरल सेंटर हम उसको कहते हैं, जब देख सकते हैं यहाँ पे कि जब कार्बन पे अलग अलग एटम रहे, चारों अलग अलग एटम होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन लिया हूँ मैं, और यहाँ पे OH, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी Cl, CH3, और यहाँ पे दे देता हूँ Br। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों बॉन्ड में अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे अल्कोहल है, क्लोरीन है, CH3 है, ब्रोमीन है। तो इसलिए ये हमारा कहलाता है कायरल सेंटर, ठीक है। क्या कहलाता है, कायरल सेंटर। और अगर यहाँ पे OH रह गया, क्या रह गया, OH रह गया, तो हमारा कायरल सेंटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दो बॉन्ड में सेम रह गया, एक कंपाउंड में सेम रह गया किसी कार्बन पे, तो उसको हम कायरल सेंटर नहीं कहेंगे। सभी अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इस कार्बन के लिए ले लेता हूँ मैं कि इस पे ये बॉन्ड पे क्या है, ऑक्सीजन है, इस पे क्या है, H है। ये अलग अलग नहीं है, डबल बॉन्ड पे नहीं, अलग अलग पे। तो इसके लिए ले सकता हूँ मैं, ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया इतना, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो ये हमारा क्या हो गया, कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर को डिनोट करते हैं हम स्टार से, किससे, स्टार से, ठीक है।
इसी तरह हमारा कायरल सेंटर यहाँ पे कितना हो गया, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एच देना भूल गया था मैं, इसलिए ये अभी दिया मैच ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल सेंटर। कैसे चेक करते हैं, ये कार्बन है, इसको एक अलग ग्रुप मान लेता हूँ C++ एल्डिहाइड, इस पर अल्कोहल है OH, और इस पर हाइड्रोजन, और ये एक पूरा अलग ग्रुप मान लेता हूँ। तो ये हमारा सभी अलग अलग ग्रुप हो गए कार्बन पे। तो ये हमारा कायरल सेंटर है, स्टार से डिनोट करते हैं इसको। अब इस पे आते हैं, ये हमारा, इसको अलग ग्रुप मान लेते हैं, H अलग ग्रुप OH, और इसको अलग ग्रुप मान लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये भी कायरल सेंटर। इसी प्रकार से ये भी कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर। तो हमारा टोटल कायरल सेंटर कितना हो गया, 4। और कायरल सेंटर को डिनोट करते हैं स्टार से, ठीक है। और नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप का कितना नंबर है, तो देख सकते हैं OH 1 2 3 4 5। टोटल हमारा OH ग्रुप कितना है, 5, ठीक है। तो ये हमारा पालन करता है किसका, ये डेफिनेशन का, द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया जा सकता है किसमें, द ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम समझते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, वैसा कंपाउंड जो लाइट के आने से वो कोई परिवर्तन ना दिखलाए। जैसे कि मान सकते हैं कि कोई सूर्य की किरण है और वो हमारा किसी कंपाउंड से होकर गुजर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इससे गुजर रहा है, C++OH से इससे गुजर रहा है, इस पर अगर कोई परिवर्तन ना आए तो वो हमारा कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं कहलाएगा। अगर वो रिफ्रैक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव को समझने के लिए ये जो कायरल सेंटर है उसी को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि सभी कार्बन पे चारों बॉन्ड पे अलग अलग मतलब ग्रुप रहना चाहिए, उसको कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई भी दो सेम मिल गया, कोई भी दो एटम या ग्रुप, तो उसको हम नहीं बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर चारों अलग अलग है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी पालन करता है, देख सकते हैं। तो ये इसलिए हमारा कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारा जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। आगे बढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसके बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, और किस पे, टेस्ट के आधार पर बांटा गया कार्बोहाइड्रेट्स को। तो सबसे पहले ये हमारे दोनों VVI है, ये और बी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। ये दोनों VVI है। तो आगे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट। तो यहाँ पे इसका भी 3 टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट का भी 3 प्रकार है, देख सकते हैं कौन कौन है। मोनोसेक्रेट्स, और दूसरा है ओलिगोसेक्रेट्स, और तीसरा हमारा पॉलीसेक्रेट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोनोसेक्रेट्स क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है द कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट इज कॉल्ड मोनोसेक्रेट। सिंपलर यूनिट हम मोनोसेक्रेट्स को ही कहते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कैन नॉट, यानी कि नहीं कर सकता है फर्दर, फिर से हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, तो उसी को हम कहते हैं मोनोसेक्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे मोनोसेक्रेट्स कौन है, ग्लूकोज हमारा एक प्रकार का मोनोसेक्रेट, देख सकते हैं C6H12O6 क्या है हमारा, ग्लूकोज। रिएक्शन करवाऊँ मैं H2O से, हाइड्रोलाइज्ड किया हूँ मैं, तो ये हमारा कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मोनोसेक्रेट्स का जो एग्जाम्पल और भी है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज, ये हमारा चारों प्रकार का क्या है, मोनोसेक्रेट्स। ETC कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मोनोसेक्रेट्स का ये हमारा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्या है, ओलिगोसेक्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हमें देता है 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्रेट्स, कम से कम 2 से लेकर 10 तक, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से कम, ठीक है। उसी को कहते हैं हम क्या, ओलिगोसेक्रेट्स। और क्या देता है ये हमें 2 से 10 तक, मोनोसेक्रेट्स, यानी कि सिंपलर यूनिट। मोनोसेक्रेट्स को ही कहते हैं सिंपलर यूनिट। अब मोनोसेक्रेट्स के साथ सिंपलर यूनिट भी लिख सकते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड ओलिगोसेक्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हमें देता है 2 से 10 तक क्या, मोनोसेक्रेट्स, यानी कि सिंपलर यूनिट, क्या करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर, उसी को हम कहते हैं ओलिगोसेक्रेट्स। इसके कुछ एग्जांपल हैं, C12H22O11 प्लस H2O से रिएक्शन करवाएं H प्लस, यानी कि बेसिक मीडियम, सॉरी
H+ यानी कि एसिडिक मीडियम में। तो हमारा जो टूट के आया है, इसको हम टूट के आया क्या हमारा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि दोनों का तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। जब हम सुक्रोज को, ये हमारा क्या है सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज को हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा क्या क्या बन के आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर आप एग्ज़ाम में ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, सुक्रोज को तोड़ते हैं तो जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। फिर जब हम माल्टोज को तोड़ते हैं तो हमारा आता है ग्लूकोज और ग्लूकोज। जब माल्टोज को तोड़ते हैं दोनों सेम आता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। और जब लैक्टोज, ये तीनों सेम है, मतलब कि फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर ही अलग अलग बनेगा। तो सुक्रोज को जब तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, और माल्टोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है, दोनों सेम। और जब हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। तो ये समझ गए कि ओलिगोसैकराइड्स किसे कहते हैं। ये अभी हमारे 2 कंपाउंड मिला है, 2 या 2 से ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, 2 to 10। तो ये हमारा 2 मिला है, किसी में 3 मिलेगा, किसी में 4 मिलेगा, तो उसी को कहते हैं हम ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं पॉलीसैकराइड्स, जो हमारा क्या है, पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड्स हम उसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन हो जाएगा हमारा द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो गिव ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि 10 से ज़्यादा देगा, वो 10 से इन्फिनाइट भी दे सकता है, यानी कि आप कुछ कह नहीं सकते कि कितना लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट, यानी कि सिंपलर यूनिट देगा। ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 से ज़्यादा ही देगा, इससे कम नहीं। ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकराइड्स, वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जो लार्ज नंबर हमें देता है क्या, मोनोसैकराइड्स का। और वो नंबर कितना हो सकता है, 10 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है, 10 से लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। ऑन हाइड्रोलिसिस, क्या हाइड्रोलिस्ट कराने पर, इसी को कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। और इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे स्टार्च, सेलुलोज, फ्रुक्टोज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।